हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमोपीडिया आईआईटीआर चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है हमारे पास रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हम बात करें किसी भी एटम की, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से, किस पैटर्न में हम अरेंज कर कर लेकर आने वाले हैं, क्या क्या रूल्स उस अरेंजमेंट के ड्यूरिंग हमें फॉलो करने हैं, वो सारी बातें हम एक एक करके आज सीखने वाले हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एटम्स ऐसे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अगर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो स्पेशल केसेस हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे, उनके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम जानेंगे, और उसी के साथ साथ कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना चाहिए रादर देन अनदर वन। तो अगर आज के लेक्चर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अफबॉ प्रिंसिपल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया एंड हुन्स रूल हो गया। ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि नीट और जेईई में किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के यहाँ से इस टॉपिक से किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस जेईई एंड नीट बनाता है, और क्या क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी इमेजिनेशन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस कर दें, जैसे कि अगर हम एल की वैल्यू की बात करें, एल की वैल्यू का जो अलाउड ऑर्डर है उसे हम चेंज कर दें, कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आ सकते हैं, किसी पीरियड के अंदर आ सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसका बेसिक इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 के अंदर आपको बताया था कि अगर हम बात करें यहाँ पर एटम की और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम देखेंगे किसी भी एटम में, तो एक एटम होगा और उस एटम के अंदर कुछ शेल्स होंगी, शेल के अंदर सब शेल्स होंगी, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। ठीक है, मतलब रिवॉल्व कर रहा होता है, घूमता रहता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में घूमता है, कैसे घूमता है, वो सारी बातें हमने लास्ट के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 16, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम पिछले लेक्चर नंबर 15 की बातें उठाएंगे और उसे आज के लेक्चर में अप्लाई करेंगे सिर्फ। ठीक है, और वो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लास्ट लेक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 15। प्लीज जाइए एंड उस लेक्चर को देखिए, तब जाकर आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर वे में हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपको देखना है लेक्चर नंबर 15 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 15, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेटा किस चीज को, हमने डिस्कस किया था चार क्वांटम नंबर्स को विच इज एन, एल, एम एंड एम एस। ठीक है, तो अगर हम बात करें चार क्वांटम नंबर्स की, वहां पर डिटेल में स्टडी हमने की थी। आज के लेक्चर में उन्हीं क्वांटम नंबर्स को हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर आपको, बट ऑब्वियस है आपको कुछ एलिमेंट्स याद हैं तो आपको एटॉमिक नंबर्स याद होंगे, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। नहीं भी याद है तो 30 तक आपको ही लर्न कर लेने हैं एटम्स को। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता है। यू नो दैट अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। हाँ या ना, इतनी बेसिक बातें तो आपको पता है, और नहीं भी पता है तो आप जाकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर देख सकते हैं 5 और 6, उसमें आपको ये सारी बातें दिखाई देंगी, समझाई जाएंगी। और इसी में ही मोल कॉन्सेप्ट का भी लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेशन हमने की थी, वहां पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इन चीजों की हो जाएगी। नहीं है, जाइए लेक्चर देखिए, हो जाएगी। ठीक है, आइए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कितने प्रेजेंट होंगे। तो अभी मैंने बता दिया, किसी भी एटम, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर उसके एटॉमिक नंबर के जितना होता है। हाँ या ना, तो लेट्स सपोज मेरे पास में बेटा
हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन न्यूट्रल है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने कहा उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, हाँ या ना। नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, न्यूट्रल है अभी, तो मैंने कहा उसमें प्रोटॉन भी 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है। क्लियर है? तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने, रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स के अंदर हम 3 रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है एफबॉ प्रिंसिपल। सेकंड रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और थर्ड रूल है आपके पास जो है हुन्स रूल। ठीक है, ये 3 रूल्स को हमें देखना है, समझना है। सबसे पहले मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए उसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये है हमारे पास में इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन एन एल, और यहां पर हमने मान लो x लिख लिया, ये लिख लिया मैंने y। ठीक है, व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप इसी को कह सकते हो शेल नंबर। ठीक है, व्हाट इज l बेटा? l होता है आपके पास में सब शेल, विच इज कौन सा सब शेल आपका प्रेजेंट है, सब शेल एस पी डी एफ, कौन सा सब शेल है, एस पी डी एफ, कौन सा सब शेल है। ठीक है, मैंने कहा यहां पर व्हाट इज एक्स? एक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किए। व्हाट इज वाई? वाई इज द ऑर्बिटल। जैसे मान लो पी है, पी में 3 डब्बे थे, तीनों डब्बे में से पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ये आप बता सकते हैं। तो इसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता, बट कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा है तो वो क्या है हमारे पास में, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल टाइप। जैसे एग्जाम्पल हो गया पी एक्स, पी वाई, इस तरीके से ये एक्स और वाई। ठीक है, आइए, तो मैंने कहा लेट सपोज कि आपके पास एग्जाम्पल है 3D5, आपने फिल किया। ठीक है, तो मैंने कहा 3D5 है, तो 3 क्या है आपकी, n की वैल्यू 3 हो गई। डी के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 3 होती है, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया, और ये 5 क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी के अंदर कितने फिल किए। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी आपको ऑर्बिटल नहीं दे रखा है, इसका मतलब पूरे सबशेल की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर डब्बे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल है हमारे पास में कौन सा, एफबॉ प्रिंसिपल। एफबॉ प्रिंसिपल, तो एफबॉ प्रिंसिपल की बात करें तो एफबॉ ने क्या बताया, एफबॉ ने आपको ये बताया कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले उस सबशेल के अंदर फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या आप डायरेक्ट अपना 10वीं सीढ़ी पर पैर रख देते हैं? नहीं, पहले किस पर चढ़ेंगे, फर्स्ट पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड सो ऑन। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही फिल आउट करना है एटम के अंदर, कि जिसकी एनर्जी कम है, जिस सबशेल की एनर्जी कम है उसे आप पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे आप बाद में फिल करेंगे। तो आपने लिख लिया कि एनर्जी विल बी फिल्ड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम will be filled according to their energy levels, according to their energy levels। क्लियर है? कौन सा पहले फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी फिल्ड फर्स्ट which has
विच हैज लोअर एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे बाद में फिल किया जाएगा। अब आपको कैसे पता चले कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है? तो उसके लिए आपको रूल फॉलो करना है विच इज N+L रूल। कौन सा रूल? N+L रूल। तो मैंने कह दिया टू फाइंड द एनर्जी we have to follow N+L रूल। क्लियर है? आइए, तो रूल नंबर वन आपको ये कहता है जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। क्या होगा बेटा? जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो मैंने लिख लिया कि एनर्जी ऑफ सबशेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ N+L। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले कैसे डिसाइड करेंगे? लेट सपोज आपने एग्जांपल ले लिया 1s 2s 2p 4s 4d। ठीक है, तो आपने कहा n की वैल्यू आपने लिख लिया 1 2 2, सामने लिखा है ये 4 4 और ये 4। क्लियर है? आइए, मैंने कहा एल की वैल्यू लिख लेते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, डी के लिए सम करते हैं N+L का। तो मैंने कहा इन दोनों का मैंने क्या कर दिया? सम कर दिया N+L। तो मैंने कहा 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, ये 4 और ये 6। यस और नो? मैंने कहा ऑर्डर क्या आ रहा है? N+L की वैल्यू सबसे कम इसके लिए, तो इसकी एनर्जी भी क्या है? कम। तो मैंने कहा एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा 1s की सबसे कम, फिर 2s, फिर 2p, फिर 4s और फिर 4d। क्लियर है? तो सबसे पहले किसको भरेंगे? इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा हो सकता है कभी कभी आपका N+L की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए। जैसे मान लो आपने एग्जांपल ले लिया 2s 2p 3s। ठीक है, मैंने कहा n की वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। l की वैल्यू s के लिए कितनी हो गई? 0, p के लिए 1, s के लिए 0। मैंने सम कर दिया N+L का, तो ये आ गया 2 + 0 2, 2 + 1 3 और ये भी 3। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे कम तो इसकी है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आ गया? सबसे कम आ गई एनर्जी 2s की, फिर आ गई 2p 3s। अब दोनों के लिए N+L की वैल्यू सेम है, क्या एनर्जी सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो एनर्जी के लिए फिर क्या चेक करोगे? जब आपका N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो उस टाइम पर आप रूल नंबर 2 पर मूव ऑन करेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर हमें नहीं पता 2p और 3s में से किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने कह दिया रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है? रूल नंबर 2 आपको ये कहता है कि अगर आपकी N+L की वैल्यू आ जाए सेम, N+L की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? सेम आ जाए, तो उस टाइम पर आपको चेक करना है किसको? चेक वैल्यू ऑफ n। किसकी वैल्यू चेक करनी है आपको? n की। n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी की भी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ n की, तो वैल्यू ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी। तो मैंने कहा इसमें नहीं डिसाइड कर पा रहे थे 2p एंड 3s में, तो मैंने कहा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो n की वैल्यू कम 2p के लिए, तो एनर्जी इसकी क्या होगी? कम होगी। तो मैंने कह दिया कि अगर एनर्जी का ऑर्डर देखें तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास में? 2p का कम हो जाएगा 3s का। बट कीप इन माइंड दैट कि रूल हमेशा फर्स्ट वाला सबसे पहले लगाना है, फर्स्ट फेल होगा तभी आपको सेकंड लगाना है, पहले सेकंड मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले N+L देखोगे आप, जिसके लिए N+L की वैल्यू जो है कम आएगी उसके लिए एनर्जी भी कम होगी। अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस टाइम पर आप चेक करेंगे दी वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं फॉर द फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, फॉर हाइड्रोजन एटम
और हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर है? तो मैंने कहा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जब भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होंगी, तो वहां पर एल का जो रूल है वो वैलिड नहीं करता। वहां कौन सा रूल वैलिड करता है, वहां सिर्फ और सिर्फ रूल वैलिड करता है एन का। तो मैंने कह दिया फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन एटम ओनली चेक द वैल्यू ऑफ n, here n plus l rule does not valid। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं n प्लस एल की, तो n प्लस एल के लिए जैसे जैसे n प्लस एल तो वैलिड करेगा नहीं हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है वैल्यू ऑफ n। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसके लिए एनर्जी भी कम। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, लेकिन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसके लिए n की वैल्यू सेम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैंने कह दिया द वैल्यू ऑफ n, अगर n सेम तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लो मैंने कह दिया आपको, आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। मैंने कहा आपके पास 1s 2s 2p 3s 3p 3d है। मैंने कहा क्या यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर दोनों में ही n की वैल्यू 2 है, बिल्कुल है। मैंने कहा क्या इन तीनों में ही n की वैल्यू 3 है, बिल्कुल है। तो मैंने कहा दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ तीनों के लिए क्या है, n की वैल्यू सेम, तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम। ठीक है, तो मैंने कह दिया सबसे कम n की वैल्यू 1s के लिए है, सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी, और फिर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, 3s 3p और 3d की। अब मैंने कहा s में कितना डब्बा होता है, एक डब्बा। p में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे। d में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की, तो व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो मैंने कहा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये क्या है, आपस में डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब, डीजेनरेट का मतलब वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो मैंने कहा व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। क्लियर है? अगर सेम एनर्जी है तो उन्हें क्या कहोगे आप, डीजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे पी के अंदर 3 डब्बे होते हैं, तीनों की एनर्जी सेम होती है, 3 क्या है, डीजेनरेट है। डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं, पांचों क्या है, डीजेनरेट है। क्यों, क्योंकि पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो मैंने कह दिया कि जैसे आपके पास पी है, पी के अंदर कितने डब्बे होते हैं बेटा, 3 डब्बे, तीनों क्या है आपके, डीजेनरेट है, डीजेनरेट। ठीक है, मैंने कहा डी के अंदर क्या है, 5 डब्बे हैं, तो पांचों क्या है, डीजेनरेट है। क्लियर है? तो वैसे ही मैंने कह दिया यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डी में 5 डब्बे, पी में कितने, 3 डब्बे, 5 और 3, 5 और 3 8, 8 और 1, एस के अंदर एक डब्बा, कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए आपके 9 ऑर्बिटल्स। हाँ या ना, विथ n की वैल्यू 3। मैंने कहा यहाँ पर कितने हैं, तो p के अंदर 3, s के अंदर 1, कितने हो गए टोटल, 4। तो यहाँ पर कितने डीजेनरेट है, 4 फॉर दी n की वैल्यू 2। तो मैंने कह दिया इसे कहते हैं आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स की, तो सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हो, कितने भी हो वो, ठीक है, तो सबशेल के अगर ऑर्बिटल्स हैं, कितने भी ऑर्बिटल्स हों, उन सबकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, सेम। बट कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मैंने कहा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो ये है
कि अगर वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट ना हो तो हमेशा उनकी एनर्जी सेम होगी, बट अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड ले आए जैसे कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ले आए तो वो क्या कर जाते हैं, आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट बात लिख ली मैंने कि the orbitals of a subshell having degeneracy in it, in the presence of in the presence of in the presence sorry in the absence of in the absence of any field, but in the presence of electric and magnetic field, electric and magnetic field, ठीक है, in the presence of electric and magnetic field, these degenerate orbitals get splitted. क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कह दिया ये है आपके पास में, इनको कहते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स फॉर द वैल्यू ऑफ n कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अभी हमने वो कैलकुलेट कर लिया, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के लिए हर बार तो आपको n+n की वैल्यू आप डिसाइड करते रहेंगे, तो मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये तरीका फॉलो करना है। तो मैंने कहा n की वैल्यू लिख ली, n की वैल्यू यहाँ पर 1, दिस इज 2, ये है 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर है? यहां पर L की वैल्यू लिख ली मैंने, L की वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4। क्लियर है? मैंने कहा ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D, ये F और ये G H, ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये है 1s, n की वैल्यू 1 के लिए कितने सबशेल एग्जिस्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था, सेम नंबर ऑफ n। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने सबशेल होंगे, उसमें 4 ही सबशेल्स होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू 1, एक सबशेल लिख दिया, यहां से शुरू करना है। n की वैल्यू 2, तो 2 आपने लिख दिए, 2s और 2p। ठीक है, n की वैल्यू 3, 3s, 3p और 3d। क्लियर है? मैंने कहा n की वैल्यू 4, तो 4s, 4p, 4d, 4f। 5 के लिए 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। हालांकि ये g आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा क्योंकि हायर लेवल पे पढ़ते हैं, 12th लेवल पे आपको g का यूज नहीं होगा। ठीक है, आइए लेकिन हम लिख लेते हैं 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। क्लियर है? 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i। क्लियर है? आइए, अब मुझे क्या करना है, क्रॉस में चलना है। क्या करना है मुझे बेटा, क्रॉस में चलना है। तो क्रॉस में चलते टाइम हम करने क्या वाले हैं, क्रॉस में हम चलेंगे तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो ये इस तरीके से हम कट करते हुए जाएंगे। ठीक है, डायगोनल आपको कट करना है, डायगोनली चलना है इस तरीके से, और जो कट होता जा रहा है उसे कट करते हुए चलना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एनर्जी का लेवल मैंने लिख लिया, यही साइड में लिख लेती हूं मैं एनर्जी का ऑर्डर।
सबसे पहले कौन कट हुआ 1s, फिर यहां से चले यहाँ पर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, तो ऐसे ही लिखते जाना है 1s, फिर 2s, 2p, फिर हो गया आपके पास 3s, फिर हो गया 3p, फिर हो गया आपके पास 4s, फिर 4s के बाद यहां चले 3d, फिर हो गया आपके पास 4p, फिर आपके पास आ गया 5s, फिर यहां से यहां चले 4d, फिर यहां से यहां चले 5p, फिर 5p के बाद आ गया आपका 6s, 6s के बाद आप यहां चले, क्या आ गया आपका 4f, फिर आ गया आपके पास 5d, फिर आ गया आपके पास 6p, आ गया आपके पास 7s, एंड देन आ गया आपके पास में 5f, फिर आ गया 6d, एंड देन 7p। ठीक है, इतना ही काम आएगा, आपको इससे आगे नहीं देखना है, इतना ही आपको काम आएगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने कह दिया हीलियम है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन 1s, के अंदर एक ही डब्बा होता है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आपने भर दिया 1s2। क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम की तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 और बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो आपने भर दिया 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपको फिल करना है। बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है s के अंदर एक डब्बा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में जाते हैं, तो आपने भर दिया 1s2 2s2। ठीक है, 4 हो गए। फिर आपने कहा बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो 1s 2s 2p, 1s में 2 जा सकते हैं, 2 यहां भर दिए, 2 यहां जा सकते हैं मैक्सिमम, 2 यहां भर दिए, बचा एक चला गया इसके अंदर। मान लो नियॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s 2s 2p। मैंने कहा p के अंदर कितने डब्बे 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम 6, तो मैंने कहा 2 यहां भर दिए, 2 यहां, 4 बचे 6, ये भर दिया आपने इसमें। क्लियर है? तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है। क्लियर है? इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सभी को? आइए, ये था आपका एफबॉ प्रिंसिपल, और एफबॉ के अंदर आपने देख लिया किस तरीके से आप एनर्जी को डिसाइड करेंगे, किस रूल के तहत आप एनर्जी को डिसाइड कर लेकर आने वाले। क्लियर है? अब सेकेंड रूल है मेरे पास, विच इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं सेकेंड रूल की, तो सेकेंड रूल है मेरे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर मैंने कहा, पॉली ने क्या बताया, पॉली ने ये बताया कि कोई भी किसी भी एटम के अंदर, एक पर्टिकुलर एटम है, इस एटम के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट इस एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा, इसने स्टेटमेंट दी, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, no 2 electrons can have same value of all the 4 quantum numbers. ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल है 1s2 है, तो मैंने भरा ये 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। क्लियर है? तो मैंने कहा इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी 1, मैंने कहा इसी के लिए l की वैल्यू कितनी, s में भरा है तो 0, मैंने कहा इसी के लिए ml की वैल्यू s के लिए 0 ही होती है, तो ये डब्बे का नाम 0 ही है। मैंने कहा ms की वैल्यू, अगर ये अप स्पिन है तो मान लो इसका मैंने -½ ले लिया, आ जाओ इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, n की वैल्यू तो सेम 1s के लिए 1, l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू कितनी हो गई 0, मैंने कहा s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -½ है तो ये क्या होगा +½ क्या चारों वैल्यू सेम आई? नहीं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जरूर भरे हैं आपने, बट ms की वैल्यू दोनों के लिए क्या आई है बेटा, डिफरेंट आई है। क्या आई है? डिफरेंट। तो इसने कहा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर चारों सेम क्वांटम नंबर को एक्वायर कर नहीं रख सकते हैं। अगर उनमें सब सेम है तो भी उनका जो स्पिन है वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्या होगा? स्पिन ऑपोजिट होगा।
क्लियर है? तो इसने अल्टीमेटली क्या बताया, अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी भी डब्बे में भरे जाएंगे तो वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। क्या होंगे वो, ऑपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है, तो आपने कह दिया टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, इन एन ऑर्बिटल must have opposite spin, must have opposite spin। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर ऑपोजिट स्पिन है तो मैंने कह लिया कि अगर ऑपोजिट स्पिन है तो अल्टीमेटली लास्ट में उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब एक प्लस हाफ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते। क्लियर है? अगर वो सेम आ जाए तो वो किसको वायलेट कर रहे हैं, पॉली एक्सक्लूजन को वायलेट कर रहे हैं। आइए, अब मैंने कहा कि अगर थर्ड की मैं बात करूं, विच इज थर्ड है हमारे पास हुन्स रूल। हुन्स ने क्या बताया, हुन्स ने ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, बट उस अरेंजमेंट में से एक ही अरेंजमेंट ऐसा होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा और वही आपका सही अरेंजमेंट है। तो उसने कहा कि अगर हुन्स ने कहा तो सबसे पहले हुन्स ने ये बताया कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएंगे तो उसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे मोस्ट स्टेबल। और स्टेबिलिटी को इसने किससे डिफाइन किया, स्टेबिलिटी के लिए इसने बोला कि जिसका स्पिन हाईएस्ट होगा वही आपका सही अरेंजमेंट होगा। क्लियर है? तो इसने बताया कि आउट ऑफ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, many different arrangements of an electronic configuration, an electronic configuration, the most stable arrangement is, stable and correct arrangement is that which has highest multiplicity। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी के लिए इसने बोला 2s + 1 चेक कर लो, जिसके लिए ये ज्यादा आएगा, जिस भी अरेंजमेंट के लिए ये हाईएस्ट आएगा वही आपका सही अरेंजमेंट होगा। तो इसने कहा कि अगर हम बात करें तो लेट सपोज मुझे भरना है 2p2, तो मैंने कह दिया 2p, p में दो डब्बे होते हैं, सॉरी 3 डब्बे होते हैं, तो मैंने कहा इस तरीके से दो अरेंजमेंट बना सकते हैं। मैंने कहा एक तो ये बन गया, ठीक है, एक बन गया बेटा ये, एक बन गया ये, हाँ या ना। मैंने कहा एक ही डब्बे के अंदर एक का तो प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा, तो ये एस तो स्पिन तो कितना आ गया 0, इसके लिए प्लस हाफ तो ये भी प्लस हाफ, तो कितना आ गया स्पिन यहाँ पर 1। मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितनी आई है, 2 इंटू एस की वैल्यू 0 + 1 कितना आया 1। मैंने कहा यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 + 1 कितना आ गया ये 3। मल्टीप्लिसिटी ज्यादा किसकी है, इस वाले की, तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, दिस इज नॉट द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, आइए, मैंने कहा मान लो आपको 2p3 भरना है, तो आपने भर दिया एक तो ये, और आपने एक भर दिया ये। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आई, हाफ हाफ हाफ, कितना आ गया 3/2। यहाँ पर स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये प्लस हाफ। ठीक है, तो मैंने कह दिया यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी आ गई 2 इंटू 3/2 + 1 कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल 4। मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर आ गई 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 2। तो ज्यादा किसका है ये, तो दिस इज द राइट अरेंजमेंट, दिस इज नॉट द करेक्ट अरेंजमेंट। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको इस तरीके से फिल करना है कि पेयरिंग सिर्फ तब हो जब आपके सारे डब्बे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए। तो हुन्स ने ये बताया कि पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके उस सब शेल के सारे डब्बे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो इसने कहा पेयरिंग इज ऑलवेज पॉसिबल,
pairing always possible when all the orbitals of a subshell is singly occupied. ठीक है, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो, नो पेयरिंग विल बी पॉसिबल अंटिल will be possible until all the orbitals of a subshell is singly occupied. तब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे जब तक आपके पास में सिंगली ऑक्यूपाइड, जब तब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे जब तक आपके पास में उस सबशेल के सारे डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है, तो आपने कह दिया कि अगर आपको मान लो 2p5 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, 3 डब्बे होते हैं पी के अंदर, तो मैंने कहा 1 2 3, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, उसके बाद में आपने भर दिया 4 और ये 5। दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, आपको ऐसे भरना है। मान लो आपने कह दिया आपके पास एग्जाम्पल है 3d8, तो आप कैसे भरेंगे, 5 डब्बे होते हैं डी में, तो आपने भर दिए पहले 5 सिंगल सिंगल, 8 भरने हैं, 5 6 7 8, इस तरीके से आपने भरने हैं। क्लियर है, तो पेयरिंग कब कराओगे, जब आपके सारे के सारे डब्बे क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। क्लियर, इतनी सी बात। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो क्यों ऐसा देख रहे हैं, हुम्स ने कहा कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, व्हाई? तो सबसे पहले यहां पर इसके व्हाई को समझने के लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा, स्पेशल केसेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैंने लिख लिया स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले स्पेशल के अंदर पहला एग्जाम्पल आता है बेटा क्रोमियम का। किसका एग्जाम्पल आता है, क्रोमियम का। तो मैंने कहा ये क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24। मैंने भरना शुरू करा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, भरे 24 इलेक्ट्रॉन, s में 2 जा सकते हैं, s में 2, p में 6 जा सकते हैं, s में 2, p में 6 जा सकते हैं। कितने हो गए, यहाँ पर तो हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये हो गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 24, तो 18 और उसके बाद में हो गए 2 20, 20 और 4 हो गए आपके 24। क्लियर है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की नहीं होती। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यहां तक तो सारा सेम होता है, बट यहां चेंज आ जाता है, 4s1 3d5 हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, तो मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों डब्बों को बनाऊं तो ये आ गया मेरे पास 4s, ये आ गया मेरे पास में 3d, तो ये 4s2, ये आ गया 3d4, यहां पर ये 4s1 और ये आ जाता है 3d5। तो क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर चला गया यहां पर, वाई? दिस इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 4s एंड 3d के अंदर इतना मिनिमल गैप है, और मिनिमल गैप होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता, मर्जी से जंप नहीं करता है, उसको मन किया तो जंप कर गया, बाकी में क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 था, अगर ये जंप कर जाए तो ये क्या बन चुका है 3d5, विच इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फुल्ली sorry, half filled and fully filled are always more stable than the partially filled। तो मैंने कहा एक तो ये क्रोमियम का एग्जांपल देख लिया, एक हो गया हमारे पास में जिंक, एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 4s2 3d9 होना चाहिए, सॉरी कॉपर की बात कर रहे हैं हम, कॉपर 29। ठीक है, आइए, मैंने कहा यहां पर क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, यहां तक, कहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाता है 4s1 3d10 के अंदर। ठीक है, क्यों,
फिर से इसको बनाते हैं, ये 4s2 3d 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर 4s1 3d 10 6 7 8 9 10। क्लियर है? क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड, मोर स्टेबल। क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड, मोर स्टेबल। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं हाफ फिल्ड, नोट डालकर लिखेंगे कि हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड एंड fully filled configuration are always more stable than partially filled। क्लियर है? आइए, क्यों ऐसा? तो मैंने कहा वाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो मैंने लिख लिया, क्वेश्चन के रूप में ही लिखेंगे यहां पर, वाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों ऐसा? तो मैंने कहा सबसे पहले पहला रीजन है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 ये होता है क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हमने लिख लिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दिस स्पेस। जैसे मान लो मैंने कह दिया D5 है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सारी के सारी डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा रीजन क्या है? रीजन नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो रीजन नंबर 2 के अंदर हम ये देखते हैं, रीजन नंबर 2 आपको ये कहता है जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी, और जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी उस सिस्टम की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सचेंज करता है तो वहां से एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है। जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी तो इटसेल्फ सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब सिस्टम की एनर्जी इटसेल्फ डिक्रीज होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हमने कहा दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। अब मैंने कहा जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, तो मेरे को एक्सचेंज पेयर काउंट करने हैं। तो मैंने कह दिया मोर द एक्सचेंज पेयर्स, more will be the magnitude of exchange energy। एक्सचेंज एनर्जी, क्लियर है? आइए, लेट सपोज एग्जांपल है, एक एग्जांपल है मेरे पास ये P1, एक है मेरे पास P2, एक है मेरे पास P3। ठीक है, मैंने कहा क्या ये किसी से एक्सचेंज कर सकता है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नो एक्सचेंज। क्या ये कर सकता है एक्सचेंज? हमेशा ध्यान रहे सेम स्पिन वालों में होता है, अपोजिट स्पिन में कभी भी नहीं होता। क्या दोनों की स्पिन सेम है? बिल्कुल है। तो कितना एक्सचेंज हुआ? एक बार ये इसकी पोजीशन पे, एक बार ये इसकी पोजीशन पे आ सकता है। तो कितने एक्सचेंज? एक एक्सचेंज है, वन एक्सचेंज। हाँ या ना? यहां पर कितने एक्सचेंज? ये इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, और ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कितने एक्सचेंज? 3 एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां से निकलने वाली एनर्जी को मैंने लिख लिया -3E, थ्राइस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक एक्सचेंज पेयर से जितनी निकली उसका 3 टाइम्स। यहां पर मैंने कहा -E निकली, यस और नो? तो मैंने कहा ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी वहां से निकली, उसकी एनर्जी सबसे कम है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया ये, क्लियर है?
आइए, अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जाम्पल ये भी हो सकता है P5 एंड P6, ठीक है। तो मैंने कहा एक्सचेंज काउंट करें, अप स्पिन करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये दोनों आपस में कर सकते हैं। कितने एक्सचेंज हुए? -4e। और कुछ पेयरिंग के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, पेयरिंग में रिपल्शन होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो कितनी पेयरिंग हुई है यहाँ पर? 2। मैंने कहा यहाँ पर कितने एक्सचेंज? अप स्पिन से 3 एक्सचेंज, डाउन स्पिन से 3, तो कितने हो गए? -6e प्लस 3p, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आता है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड हमेशा इसका ही ज्यादा आता है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल कौन होती है? ये। व्हाट इज P? P इज द पेयरिंग एनर्जी, P इज द पेयरिंग एनर्जी, क्लियर है? पेयरिंग एनर्जी। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एक्सचेंज की और पेयरिंग की, तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है। अब आपको देखना है, अगर कोई भी अननोन कॉन्फ़िगरेशन या हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि कितना आपके पास में एक्सचेंज पेयर्स होंगे, तो आप नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लिखेंगे आप नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर्स का, A इंटू A-1 अपॉन 2 प्लस B इंटू B-1 अपॉन, व्हाट इज A एंड B? A एंड B है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन। तो मैंने लिख लिया व्हाट इज A? A इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ 1 स्पिन, और B क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अनदर स्पिन। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, जैसे मान लो मेरे पास में P6 है बेटा, तो हम डायरेक्ट भी इसके लिए निकाल सकते थे। जैसे एक स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन? 3, दूसरी स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। तो मैंने कहा A और B दोनों ही कितना कितना हो गया? 3-3 हो गया। वैल्यू पुट करें टोटल एक्सचेंज पेयर्स के लिए, तो मैंने कहा 3 इंटू 3-1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 3-1 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 3-2, सॉरी 3-1 2, 2 इंटू 3 कितने हो गए? 6, 6/2 कितना हो गया? 3, ये भी कितना आ गया? 3। तो कितने एक्सचेंज हो गए? 6 एक्सचेंज पेयर। क्लियर है? इस तरीके से आपको निकालना है। जिसके लिए एक्सचेंज पेयर ज्यादा, उसके लिए आपके पास में एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज्ड एनर्जी सिस्टम से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा बेटा कि ये तो आपने देख लिया, वाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल, ये देख लिया आपने। अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है मैंगनीज का, मैंने कहा कितना है? 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। क्लियर है? क्या यहां तक में 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन पर आर्गन होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आर्गन 18, 4s2, 3d5। हाँ या ना? नोबेल गैस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे किस में चले जाते हैं? वैलेंस शेल में। तो इसको आप क्या कहोगे? वैलेंस शेल। क्या कहोगे? वैलेंस शेल। क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास में मैंगनीज, आपके पास में हो आयरन, एटॉमिक नंबर 26, आप लिख सकते हो डायरेक्टली आर्गन 18, 4s2, 3d6। लेट सपोज आपने कह दिया कि कोबाल्ट है विच इज 27, कितना हो जाएगा? आर्गन 18, 4s2, 3d7। आपने कह दिया निकल है, कितना है? 28, आर्गन 18, 4s2, 3d8। इस तरीके से आपको लिखना है। लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस? बहुत सिंपल है। अब तो आपको सारे रूल्स पता चल गए। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अगर मैं आपको कहूं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि हेडिंग है मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, रिप्रेजेंट करेंगे बेटा म्यू से, मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू के लिए, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन।
क्लियर है? आइए, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं म्यू के लिए दो वैल्यूज आ सकती है, अगर म्यू 0 आ जाए या फिर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। तो मैंने कहा अगर म्यू 0 आ जाता है तो स्पीशीज का नाम होता है डायामैग्नेटिक, और ऐसे स्पीशीज क्या करती है? रिपेल करती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैंने कहा अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ऐसे स्पीशीज का बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक, एंड ऐसे स्पीशीज अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, आइए, तो लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है बेटा मैंगनीज का ही 25। मैंने कहा आर्गन तक तो सब फील्ड है, पेयर्ड है, 4s2 3d5। जरा इसको बनाए हम, तो 4s के अंदर तो एक ही डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, d5 तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया ऐसे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनका कोई पेयर नहीं है? ये पांचों अनपेयर्ड है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो म्यू कितना आ गया आपके पास? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 विच इज 7 इंटू 5 कितने हो गए? अंडर रूट 35 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? आइए, मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है आयरन 26, आर्गन 18, 4s2 3d6। तो क्या आ जाएगा? ये 4s2 और ये आ गया आपके पास 3d6। ठीक है, तो अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 अनपेयर्ड, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 कितने हो गए? अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? इस तरीके से आपको निकालना है, निकाल लोगे। ये टॉपिक मैं वैसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं है, वापस पढ़ लिया आपने, वापस देख लीजिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आइए, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं जेई एंड नीट के अंदर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द बोथ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। पहले तो यही याद करना है क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ऐसी अरेंजमेंट है जो दोनों पॉली और हुन्स को फॉलो नहीं करती है। तो आपको पहले दिमाग में लेकर आना है कि व्हाट इज पॉली एंड व्हाट इज हुन्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये कहता है किसी भी डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपने भरे हैं तो वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते। हुन्स आपको ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो हमेशा पहले हाफ फिल्ड करना है फिर ही पेयर करना है। तो आइए, सबसे पहले तो क्या इनमें पॉली आपका वॉयलेट हो रहा है? पॉली कहता है एक डब्बे में 2 सेम स्पिन के नहीं हो सकते, नहीं है यहाँ पे, पॉली तो फॉलो हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो कट कर दो। यहाँ पर क्या पॉली फॉलो हो रहा है? तो मैंने कहा इस डब्बे में दोनों अपोजिट स्पिन, इसमें सेम स्पिन, पॉली फॉलो नहीं हो रहा। हुन्स चेक कर लो, हुन्स कहता है पहले हाफ फिल्ड करना है, क्या हाफ फिल्ड हुआ? पहले पेयरिंग हो गई, तो हुन्स भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफबो इज वायलेटेड। एफबो किसको फॉलो नहीं करता है? एफबो क्या कहता है? दिमाग में लेकर आओ, याद करने की कोशिश करो जरा, एफबो में क्या पढ़ा था? एफबो आपको ये कहता है पहले लोअर एनर्जी फिल होगा फिर हायर एंड सो ऑन। तो आपने कहा पहले लोअर एनर्जी को फिल करना है फिर ही आपको हायर एनर्जी को फिल करना है। क्या पहले लोअर एनर्जी फिल हुई फिर हायर? तो ये तो फॉलो कर रहा है, पहले लोअर फिर हायर फॉलो कर रहा है, पहले लोअर फिर हायर फॉलो कर रहा है। पहले क्या लोअर फिल हुआ? हाफ फिल्ड ही है, फुल होना था इसको तो क्या हो गया आंसर? ये फॉलो नहीं कर रहा है अफवाह को। देखो अब, द करेक्ट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 17। आपने भर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, गिन लीजिए, यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 7, 17 हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा इसको बनाया मैंने 3s2, ये 3p5, 3 4 और 5, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है इसके लिए क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। ये 3p है तो n की वैल्यू तो हो गई 3, p के लिए l की वैल्यू हो गई 1,
मैंने कहा ml की वैल्यू कौन सी हो सकती है, या तो हो सकती है -1 या हो सकती है 0 या +1। मैंने कहा ms की वैल्यू 2 ही हो सकती है, ±½ चेक कर लो किसमें बैठ रहा है, 3 1 सही है यहां तक। तो फिर है 1, हो सकता है पॉसिबल 1 के डिब्बे में रहा हो ये, ठीक है। फिर आपके पास ±½ सही बात है। चेक करो 3 0 0 है, नहीं गलत बात है। 2 2 तो है ही नहीं, n की वैल्यू 2 तो है ही नहीं, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। बस ऐसे ही डिसाइड करना है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इक्वल्स टू 0 इन Fe, तो आपको बताना है Fe के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम m की वैल्यू 0 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। Fe के लिए 26 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यस और नो। मैंने कहा s के लिए तो हमेशा ही ml की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों में काउंट होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए मुझे, क्योंकि एक डब्बा इसका 0 का होगा। यहाँ पर s के लिए तो दोनों डब्बे मतलब पहला एक ही डब्बा होता है, और एक ही डब्बे की वैल्यू कितनी होती है, ml इज इक्वल टू 0। यहाँ पर p में 3 डब्बे होते हैं, फुल्ली फिल्ड है, तो एक डब्बा तो होगा ही होगा 0 के लिए, 0 के साथ, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से मिल गए। यहाँ पर s के लिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल ही गए मुझे, m की वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ पर d, आ जाओ अब इसको डिसाइड करते हैं। d है तो मैंने कहा ये है, यही है फिलिंग, d6 है ना। तो मैंने कहा हो सकता है एक बार ये 0 हो, ml की वैल्यू इसके लिए भी 0 हो सकती है, हो सकता है एक बार किसी और के लिए 0 हो। तो मैंने कहा ये वाले तो फिक्स्ड है, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है। अगर ml की वैल्यू इसके लिए 0 हुई तो कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कह दिया मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। हो सकता है ml की वैल्यू इस डब्बे के लिए 0, तो इसमें कितना भर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 1 कितने हो गए, 11। तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, m इक्वल्स टू 0 के साथ 11। क्लियर है, आइए अब मैंने कहा राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन एटम, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो मैंने कहा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही है p5, ये है। अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, ये रहा 3p, n की वैल्यू तो हो गई 3, l की वैल्यू हो गई 1, ml की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 ±1, ms की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हो आप, ±½ आइए नेक्स्ट है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल इज दिस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल प्लस 1 h कट, हाँ या ना, या फिर आप लिख सकते हो h/2π, ठीक है। और इसी के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है √5h/π। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मे बी प्रेजेंट इन दिस सबशेल, सबशेल में पूछा है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले सबशेल के लिए एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एल की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल सकती है, मैंने रख दिया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √5h/π इज इक्वल्स टू √L इंटू एल प्लस 1 h/2π। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, क्लियर है। मैंने कहा ये 2 अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4। तो मैंने कहा √5 इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो L इंटू एल प्लस 1/4। रूट रूट क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो ये आ गया 5 इक्वल्स टू L इंटू एल प्लस 1/4। 4 इधर जाके क्या हो गया, 20 इज इक्वल्स टू L इंटू एल प्लस 1। इसको सॉल्व कर दिया, L² प्लस L -20 इज इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया, क्लियर है। आइए मैंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स 5 और 4। तो आपने कह दिया L² प्लस 5L माइनस 4L माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, L कॉमन आ गया, L प्लस 5, यहां से -4 कॉमन आ गया, ये आ गया L प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो L की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव कहां से आएगी, L माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, L की वैल्यू आ गई 4, 4 L की वैल्यू आई है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 S P D F और G, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, G। आइए
मैंने कहा अगर L की वैल्यू आपके पास में 4 है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालने, ऑर्बिटल्स निकालने, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो मैंने कहा ml की वैल्यूज चाहिए, ml की वैल्यू अलाउड वैल्यू क्या होती है, -l से +l, तो -4 से लेकर +4 मतलब -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4, कितनी आ गई, 4 4 8 और 1 9, कितने डब्बे, 9 डब्बे। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो 9 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। क्लियर है, ऐसे आपको देखना है। आइए, इमेजिन अ यूनिवर्स इन विच 4 क्वांटम नंबर्स हैविंग द फॉलोइंग डाटा, n1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, n की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से इनफाइनाइट, l की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर n+1, ml की वैल्यू -l+1 से +l+1 तक, और s की वैल्यू हो सकती है हाफ, 0 -हाफ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने कहा अगर मैं पीरियड नंबर 1 की बात करूं सबसे पहले, तो n की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 1। क्लियर है, तो n की वैल्यू 1 हुई, तो मैंने कह दिया n की वैल्यू 1 के लिए आपकी l की अलाउड वैल्यूज कहां कहां तक है, 0 से n+1 तक है, मतलब l की वैल्यू हो गई आपकी 0 से लेकर 1+1 विच इज 2, मतलब 0 1 एंड 2, मतलब s p और d। ठीक है, अब बोला है ml की वैल्यू कहां से कहां तक है, -l+1 से l+1 तक। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं फॉर s ऑर्बिटल तो l की वैल्यू है 0, ml की वैल्यू कहां कहां तक होगी, तो मैंने कहा -0+1 से लेकर +0+1 तक। मैंने कहा कितना हो गया, -1 से +1, -1 0 +1, कितने डब्बे, 3 डब्बे आए यहाँ पे। फिर मैंने कहा फॉर p के लिए l की वैल्यू 1, तो ml कितना हो गया, 1+1 2 -2 से +2, तो -2 से लेकर +2, कितना आ गया, -2 -1 0 +1 +2, 5 डब्बे आ गए। ठीक है, मैंने कहा डी के लिए एल की वैल्यू कितनी, 2, ml की अलाउड वैल्यूज कितनी होंगी, तो मैंने कहा ml हो गया -3 से लेकर +3 तक, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, कितने डब्बे, 7 डब्बे। एक डब्बे में ये कहना चाह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 वैल्यूज है। तो मैंने कहा टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितने डब्बे, 15 ऑर्बिटल्स। तो 15 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 15 में कितने होंगे, 15 इंटू 3 45। क्लियर है, सेकेंड पीरियड के लिए देखते हैं सेम ऐसे ही। तो सेकेंड पीरियड के लिए n की वैल्यू हो गई 2, तो मैंने कहा n की वैल्यू 2 के लिए अलाउड वैल्यू ऑफ l कितना होगा, तो इसने कह रखा है कि l की कौन कौन सी अलाउड वैल्यूज होंगी, तो 0 से लेकर n+1 तक, मतलब 0 से लेकर 2+1 3 तक, मतलब 0 1 2 एंड 3 तक। ठीक है, मतलब s हो गया, p हो गया, d हो गया और f हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा s के लिए ml की वैल्यू l+1 से -l+1 से +l+1 तक, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0, तो ml की अलाउड वैल्यूज हो गई -1 से लेकर +1, 0 +1। p के लिए l की वैल्यू 1, ml हो गया आपके पास -2 -1 0 +1 +2। f हो गया l की वैल्यू कितना, सॉरी d हो गया l की वैल्यू कितनी, 2, तो ml हो गया आपके पास -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, और f हो गया आपके पास में l इज इक्वल्स टू 3, तो ml की वैल्यूज हो गई -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4। क्लियर, इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, कितने ऑर्बिटल्स आए, 24 ऑर्बिटल। एक में 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इंटू 24, कितना आ गया, 72 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है,
आइए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक पर बेस्ड थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप यहाँ पढ़ोगे, पीरियोडिक में पढ़ोगे, बॉन्डिंग में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आप इस टॉपिक को पढ़ोगे। तो ध्यान से हर एक बात को सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, और आपको अपने सारे के सारे मटेरियल को एक जगह सैग्रीगेट कर कर रखना है, ताकि एट द टाइम ऑफ द रिविजन आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आइए, तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या सीखा था। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें मेनली हमने देखा एब्बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। एब्बॉ के अंदर हमने फर्दर दो रूल्स पढ़े थे, N+L एंड N रूल। और पॉली एक्सक्लूजन में हमने देखा कि किसी भी डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, बट दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। हुन्स ने ये बताया कि तब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे जब तक आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो जाती। फिर हमने देखा व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द पार्शियली फिल्ड। तो हमने कहा सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है, हाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना, वहां शायद हम लिखना भूल गए हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर था फुल्ली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, और फिर क्या था, पार्शियली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड में सबसे ज्यादा क्या आ रहे थे आपके एक्सचेंज पेयर, उसके बाद हाफ फिल्ड में, फिर पार्शियली फिल्ड में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, फुल्ली की, फिर हाफ की, और फिर पार्शियल की। क्लियर है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, और यहीं पर से हमारे रीजन असर्शंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग वे में हमने समझा है इसको। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बात को सॉल्व करने से पहले रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।